your own tutor. यार दोस्तों, आप देख रहे हैं हंगरी लर्नर और हम यहाँ पे 8 स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 देख रहे थे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे पहले हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में जाना, बाद में हमने उसके स्टेप्स का पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में जाना। तो अब यहाँ पे है सेकंड स्टेप, सोइंग। सोइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें अगर हमने सोइंग के पहले सीड्स की क्वालिटी, उसकी क्लीनलीनेस और उसे हेल्दीनेस की इंश्योर नहीं किया तो हमें वो यील्ड कम देगी, जिससे कि फार्मर का बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। और फार्मर्स को सबसे ज़्यादा HYV सीड्स पसंद है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यील्ड देते हैं। तो आपको यहाँ पे पूछा गया कि ऐसे भी सीड्स होते हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे बिल्कुल सीड्स होते हैं, और ऐसे भी सीड्स होते हैं जो पानी में सिंक कर जाते हैं। डैमेज सीड्स होते हैं वो पानी में तैरते हैं। तो आप पूछेंगे क्यों? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि जो पानी में तैरने वाले सीड्स ख़राब होते हैं, क्योंकि उसमें मांस नहीं होता, वो अंदर से खोखले होते हैं। तो पानी से भी हल्के होने की वजह से वो पानी में डूब जाते हैं, जबकि जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो डैमेज नहीं होते, इसलिए उनका खुद का मांस होता है, अंदर कुछ भूसा जैसा भरा होता है, पता नहीं क्या होता है, और वो सीड्स पानी में अंदर डूब जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है सेपरेशन का सीड्स का। और ये हमें यहाँ पे ट्रेडिशनल टूल के बारे में दिया गया है। ये जो टूल होता है वो सीड ड्रिल की तरह ही काम करता है। यहाँ पे बस थोड़ा मैन्युअल काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज अ शेप लाइक फनल। यानी कि जो ट्रेडिशनल टूल होता है दोस्तों, वो फनल के शेप का होता है, और फनल के एंड पे 2 या 3 पाइप्स होती है। उनका पाइप्स के शार्प एंड्स होते हैं, और इस एंड्स को अगर वो ज़मीन में चले जाए तो वो बहुत अंदर तक मिट्टी खोद लेते हैं, जिससे कि सॉइल वापस लूज़ हो जाती है, और उसमें सीड्स डाले जाते हैं, जिससे कि सीड्स बहुत डीप तक पेनिट्रेट कर पाए। मगर इसमें ये खतरा रहता है दोस्तों कि कभी कभी बर्ड्स आके वो सीड्स को खा जाते हैं। जबकि सीड ड्रिल होता है वो आजकल सीड ड्रिल यूज़ किया जाने लगा है। ये देखिए आप, मैंने आपको बोला था कि वो ट्रेडिशनल टूल सीड ड्रिल जैसा ही होता है। तो थोड़ा मैनुअल, इसमें तो ट्रैक्टर के मदद से ही काम हो जाता है सब कुछ। और सीड ड्रिल जो होता है उसमें इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे लगाए जाते हैं सीड्स। इससे ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है ये, क्योंकि इससे हमें क्या प्रोटेक्शन मिलता है। देखो मैंने आपको बोला था कि उसमें कभी कभी क्या होता है कि प्रोटेक्शन नहीं मिलता, और कभी कभी सीड्स बर्ड्स खा जाते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है, दिस प्रोटेक्शन सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेप था ये। और ये इसमें क्या लिखा है कि बर्ड्स, और इसमें टाइम और लेबर भी बहुत ज़्यादा बचता है दोस्तों। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, मगर इससे आपका टाइम और लेबर बच जाता है, और ये भी खतरा नहीं रहता कि बर्ड सीड्स को कहीं आके खा ना जाए। और हमें इक्वल डेप्थ और इक्वल डिस्टेंस पे इसलिए ग्रो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इक्वल डेप्थ पे ग्रो नहीं करेंगे तो प्लांट्स को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। और जब इक्वल डिस्टेंस पे ग्रो करेंगे तो उसमें क्या होगा कि प्लांट्स को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, एयर, सनलाइट, वाटर, ये सब मिल जाएगा। यहाँ पे देखो दिया गया होगा, ये रहा, सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिशंस, वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है। तो कभी कभी अगर नज़दीक नज़दीक में ओवर क्राउडिंग हो गया प्लांट्स का, तो कभी कभी कुछ प्लांट्स को निकालना भी पड़ता है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो है वो एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का स्टेप है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि कभी कभी ज़मीन में न्यूट्रिशंस नहीं होते, तो उसे खुला छोड़ दिया जाता है, जिसमें कभी कभी प्लांट्स ग्रो नहीं कराए जाते जानबूझ के, क्योंकि इससे प्लांट्स को टाइम मिलेगा रीन्यूट्रिएट करने का, जिससे कि वापस सॉइल न्यूट्रिशन से भरपूर हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या सब डेफिनेशन दी गई है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द, एक मिनट, हाँ इसकी लेंथ थोड़ी कम कर देनी पड़ेगी। हाँ ये रहा, हो गया। हाँ, द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन दी गई है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की। ये नीचे दिया गया कि जैसा मैंने आपको बोला कि
ये देखिए प्लांट्स को यहाँ पे सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पे कभी कभी, जबकि कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स होता है तो कभी कभी टाइम मिलता ही नहीं है ज़मीन को न्यूट्रिएट करने का। तो इसी की वजह से क्या होता है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स फार्मर्स को ऐड करने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ऐड मैन्योर टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। तो इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। और अगर मैन्योर नहीं डाला गया तो यहाँ पे प्लांट्स मुरझा जाते हैं और वीक हो सकते हैं। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो डेड प्लांट्स और एनिमल वेस्ट्स के डिकम्पोजिशन से मिलता है। और फार्मर्स जो होते हैं वो एक ओपन पिट लेते हैं, उसमें सब डेड प्लांट्स एनिमल्स वेस्ट सब डाल देते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और वो थोड़े दिन के लिए खुला छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी नहीं बनता मगर मोस्टली मैन्योर बन जाता है डिकम्पोज। जब बैक्टीरिया उगते हैं उसमें तो डिकम्पोज होने की वजह से मैन्योर हो जाता है। और ये मैन्योर अगर हम खेती में डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देने में। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि फर्टिलाइजर्स एंड आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो फर्टिलाइज़र्स वो और केमिकल होते हैं जो बहुत ही न्यूट्रिशन रिच होते हैं, मगर ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं दोस्तों एनवायरनमेंट के लिए। इसलिए बने तब तक मैन्योर का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उसमें यहाँ पे देखा, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए फर्टिलाइज़र्स के, यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये बहुत ही हैवी केमिकल्स है दोस्तों और ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं सॉइल के लिए, जिससे कि वाटर जो हम पीते हैं ग्राउंड वाटर वो भी पोल्यूट हो जाता है। और इससे हम फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज़ होना चाहिए। और यहाँ पे दिया गया कि फर्टिलाइजर्स ने फार्मर्स को बेटर यील्ड देने में हेल्प की है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो बहुत ही न्यूट्रिशन रिच होते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले बोला, ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिससे कि वो एनवायरनमेंट को हेल्प नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया गया है, फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स फॉर वाटर पोल्यूशन। देखा मैंने आपको बोला था ना कि बहुत ही पोल्यूशन करते हैं वो ग्राउंड वाटर के। और इससे देखा यहाँ पे दिखाया गया है कि देयरफॉर ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू यूज सब्सटीट्यूट fertilizers with organic manure और leave the field uncultivated in between two crops। देखा मैंने आपको बोला था ना कि कम से कम फर्टिलाइजर्स का यूज़ होना चाहिए और मैन्योर का सबसे ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। यहाँ पे दूसरी एक मेथड दी गई है कि लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड। इससे क्या होगा कि समय मिल जाएगा ज़मीन को अपने आप को रीन्यूट्रिएट करने का। आपने देखा होगा फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, आपको याद होगा, देखो रुको मैं आपको दिखाई देता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता था कि टाइम मिल जाता था रीन्यूट्रिएट करने का, लूजनिंग होती थी तो सॉइल की, तो अर्थवॉर्म और वो सब ग्रो होता था। ये रहा, हाँ गया भी तो देखा था, हाँ देखो लूजनिंग ऑफ सॉइल से कुछ डेड प्लांट्स एनिमल्स डिकम्पोज हो जाते हैं, जिससे कि उन्हें टाइम मिल जाता है और रीन्यूट्रिएट हो जाते हैं कुछ समय में, अगर उसे ज़मीन को खाली छोड़ दिया टू क्रॉप्स के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल दिया गया है, एग्ज़ाम में पूछते हैं 4 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए, कि राइट द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड फॉर मैन्योर। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। आपको यही याद रखना है कि फर्टिलाइज़र जो है वो इनऑर्गेनिक है या नॉन ऑर्गेनिक है और वो मैन मेड है। ये याद रखोगे तो मैन्योर में आपको याद रह ही जाएगा कि मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कि डिकम्पोजिशन और प्लांट डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रेसिड्यूज इससे बन जाता है। फर्टिलाइजर्स को हम घर पे नहीं बना सकते, वो सिर्फ फैक्ट्री में बनता है। और यहाँ पे जबकि मैन्योर फील्ड्स में बना सकता है, घर में बना सकता है, कहीं पे भी मैन्योर बना सकते हैं, बस आपको उसके लिए रेसिड्यूज मिलने चाहिए प्लांट्स और एनिमल्स के। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि फर्टिलाइज़र बहुत पॉल्यूट करते, ये भी लिख सकते हो। और यहाँ पे ऐसा भी दिया है कि ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, जिससे कि फर्टाइल नहीं होता फर्टिलाइज़र से सॉइल।
और मैन्योर्स है ना वो बहुत ही सारा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। आप एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मैं देता हूँ कि जो 5th पॉइंट ये है कि पॉल्यूशन नहीं होता है। पॉल्यूशन होता है इसमें, पॉल्यूशन बराबर, और इसमें नो पॉल्यूशन। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, आप अपने आप से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं फर्टिलाइजर्स में कि फर्टिलाइजर pollutes द सॉइल टू मच बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा केमिकल्स एंड हार्मफुल केमिकल्स इंक्लूडेड इन दैट। जबकि मैन्योर में आप ऐसा लिख सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स की अपोजिट टू फर्टिलाइजर्स, मैन्योर डू नॉट pollute द सॉइल, इंस्टेड दे हेल्प द सॉइल इन प्रोवाइडिंग ह्यूमस। ठीक है, तो यहाँ पे 5th पॉइंट हो जाएगा। और ये 4th पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। हाँ, इसमें ये पॉइंट बहुत खास है कि फर्टिलाइजर्स भले ही न्यूट्रिएंट रिच हो मगर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता और पॉल्यूट भी करते हैं सॉइल में। जबकि फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में मैन्योर थोड़े कम न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, तो ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइजर्स। मैंने आपको बताया कि मैन्योर यूज़ करने के बहुत सारे एडवांटेजेस है। इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जबकि फर्टिलाइजर्स को ऐसी कैपेसिटी एनहेंस नहीं करता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि सॉइल ज़्यादा वाटर होल्ड कर पाता है, जिससे कि प्लांट्स के रूट्स को वाटर एब्जॉर्ब करने में ईजी हो। और सेकंड पॉइंट ये है कि इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। तो इसमें क्या होता है कि सॉइल जो होता है मैन्योर ऐड करने की वजह से पोरस बन जाती है। पोरस मतलब जैसे स्पॉन्ज होता है उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे छेद होते हैं, वैसे इस सॉइल में थोड़ी थोड़ी जगह हो जाती है बीच बीच में, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजी हो जाता है। सेकेंड है इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे कि फर्टिलाइजर्स में ऐसे कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होता जिससे कि माइक्रोब्स ग्रो करें, जबकि मैन्योर में ऐसे बहुत सारे चीज़ें होता है जिससे कि माइक्रोब्स ग्रो करें। और माइक्रोब्स जब ग्रो करेंगे तो जो एक्स्ट्रा डेड प्लांट्स और एनिमल वेस्ट रहेगा सॉइल में, उसे भी डिकम्पोज करके न्यूट्रिशंस में कन्वर्ट कर देते हैं। जो लास्ट स्टेप है इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, मतलब कि सॉइल का टेक्सचर बड़ा अच्छा कर देते हैं, जिससे कि हमें ग्रो करने में आसानी रहे। तो आज के लिए इतना ही। आपको आपको शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। आपने पिछली बार सब्सक्राइब और लाइक तो किया था, मगर आप कमेंट बहुत कम करते हो यार। कमेंट करो, मुझे पता चले मुझे इम्प्रूवमेंट क्या करना है। इसलिए प्लीज़ इस बार भी लाइक करना और ख़ास कमेंट भी करना प्लीज़।